एस साहब, DFO साहब, SDO साहब, इस सभा कक्ष में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, डॉक्टर्स, NGOs, प्रेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन ऑन पॉक्सो एक्ट और JJB एक्ट, इसके लिए यहाँ सभागार में उपस्थित हुए हैं। ये सीरीज का दूसरा कंसल्टेशन है। एक हम लोगों ने जनवरी में किया था और आज फिर हम लोग जो है इस कंसल्टेशन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला सवाल किसी के भी मन में आ सकता है कि जब इस विषय पर पहले से ही कानून हमारे पास था 376, 377, 354 एक्सेट्रा, तो फिर इस स्पेशल लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है? तो इसको समझने के लिए और ये समझने के बाद जो है अगर इसको हम अच्छे से समझ लें तो फिर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन और जो रोल्स है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, वो उसके ट्रू पर्सपेक्टिव में हम लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है कि जो भारत जो है वो इंटरनेशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, तो उस नाते भी और हमारे संविधान के आर्टिकल 53 में भी जो है प्रोविजन है कि बच्चों के लिए अलग से कानून केंद्र सरकार को बनाना है। 39 ने जैसे SP साहब ने कहा उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो इसी बैकग्राउंड में हम लोग को समझना होगा इस एक्ट का इनैक्टमेंट क्यों। तो जो पहले के जो प्रोविजंस थे रेप से संबंधित या महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होते थे, तो उसमें फोकस था, हम लोग देखते हैं फोकस था वुमेन, चाइल्ड वर्ड कहीं यूज नहीं, तो उसका पर्सपेक्टिव भी जो है थोड़ा ब्रॉड था। और जो एक रिक्वायरमेंट चाइल्ड का जो एक नीड होता है उसके साथ जब हम डील करते हैं तो उसका जो एक नीड होता है, उस लेवल का जो एक नीड होता है, उसका अभाव था उस इनैक्टमेंट में। तो उन सभी बातों को देखते हुए इसकी आवश्यकता आनी पड़ी कि बच्चों के लिए बच्चों से संबंधित अपराध जो उनके साथ होता है उसके लिए एक स्पेशल एक्ट का प्रोविजन होना चाहिए। और इसीलिए ये एक्ट पॉक्सो एक्ट जो है 26 नवंबर 2012 को फोर्स में लाया गया। जून में ऐसे हुआ था, फिर 2012 में ये एक्ट आया। जैसा कि PDA मैम और SP साहब ने बताया कि ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। पहले फोकस था वुमेन पे और ये एक जनरल कंसेप्ट था कि महिलाओं और बच्चियों के साथ ही यौन अपराध हो सकता है, जबकि फैक्ट ये है कि एक सर्वे हुआ था उसमें पाया गया था कि 52% बच्चों के साथ यौन अपराध होते हैं और सरप्राइजिंगली 15% मेल चाइल्ड के साथ भी यौन अपराध होते हैं। तो इस बैकड्रॉप में इस एक्ट को लाया गया और इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया कि इसमें दोनों तरह के बच्चे जो मेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड है, दोनों के लिए इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और इस एक्ट का जो सारा सेटअप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से केस रजिस्टर होता है और नॉट ओनली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, इवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल रिहैबिलिटेशन का जो स्कोप है वो सारा जो है वो उसी चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसके लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर जो है वो एडॉप्ट किया गया है इस एक्ट में शुरुआत से। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी केस की शुरुआत दो तरह से होती है, एक FIR होता है, एक कोर्ट में कंप्लेंट होता है। तो पॉक्सो में मेरा अनुभव है 2-2.5 साल का पॉक्सो जज,
कि कंप्लेंट्स बहुत कम फाइल होते हैं कोर्ट में, एफआईआर नहीं होता है। तो जो कंप्लेंट हम लोग के यहाँ फाइल होता है तो उसको भी हम लोग प्रयास करते हैं कि चूंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल रहता है तो इसमें फॉरेंसिक वगैरह का एग्जामिनेशन वगैरह का रहता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसमें भी एफआईआर भी रजिस्टर हो जाए। तो हम लोग आप लोगों के पास थाना में भेज देते हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना हम चाह रहे हैं कि इसमें जैसे ही कंप्लेंट अगर कोई जाता हो कोर्ट से, उसमें इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करना है। इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप नहीं कि हम पहले एक इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी करेंगे और उसके बाद पाएंगे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हाँ सही है तभी एफआईआर करें। ये स्कोप आपके पास नहीं है। जैसे ही जाता है उसको इमीडिएटली रजिस्टर करना है और उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है। तो इसका जो डिफरेंट स्टेजेस है, अपराध होता है, अपराध घटित होता है, उसके बाद उसका रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट होने के बाद जो सबसे पहला काम है वो विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना। उसके लिए एफआईआर होना जरूरी नहीं है, एफआईआर बाद में भी होता रहेगा। अगर उसको जरूरत है विक्टिम को मेडिकल हेल्प की तो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर उसको इमीडिएटली जो नियरेस्ट है हॉस्पिटल वहाँ उसको ले जा करके उसको जो भी रिक्वायरमेंट है मेडिकल असिस्टेंस चाहिए वो करवाना होता है। उसके बाद आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा ही। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें विक्टिम का जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है पॉक्सो एक्ट के तहत, तो उसके लिए कुछ प्रावधान दिया गया है कि सबसे पहली बात तो है कि उसका स्टेटमेंट उसके घर पे रिकॉर्ड करना है, ना कि थाने में रिकॉर्ड करना है। उसके पेरेंट्स या गार्जियन के प्रेजेंस में रिकॉर्ड करना है और जिस भाषा में वो सक्षम है अपना स्टेटमेंट देने के लिए उस भाषा में ही उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आप उस भाषा से अवगत नहीं है तो आप उस भाषा के जानकार की सहायता ले सकते हैं और जो वो बोल रहा है या बोल रही है उसको अक्षरशः लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि पीडीजे मैम ने बताया कि इस एक्ट का जिस्ट ही है संवेदनशील होना है, बच्चों के साथ संवेदनशील होना है शुरुआत से लेकर अंत तक, ट्रायल के कंक्लूजन तक। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको संवेदनशीलता के साथ इस चीज को हैंडल करना है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो या फिर विक्टिम कंपनसेशन वगैरह का मामला, जो भी है संवेदनशीलता जो है वो एसेंस है इस एक्ट का। तो जैसे ही हम लोगों को एफआईआर रजिस्टर करने के बाद विक्टिम का स्टेटमेंट लेना होता है तो उसका स्टेटमेंट जो है लेना है इन प्रेजेंस ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और गार्जियन, ये मैंडेटरी है। थाने में नहीं लेना है, ये भी मैंडेटरी है। उसको विक्टिम को एक्यूज्ड चाहे जो भी हो, बहुत केस में हम लोग देखते हैं कि घर वाले ही किसी न किसी तरह से इस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये समझ के कि घर वाले हैं इनका प्रेजेंस जरूरी है, तो आपको विक्टिम से अकेले में पहले बात कर लेनी चाहिए कि उसके साथ किसने घटनाकारी किया है। और अगर वो किसी पर्टिकुलर घर वाले के बारे में बताती है तो आप इंश्योर करेंगे कि उसके बयान के समय वो आसपास मौजूद ना, ताकि वो बिना डर भय के अपना बयान दे सके। बयान के बाद, विक्टिम के बयान के बाद जो है अदर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और हम लोग जो है उसमें फिर अदर विटनेसेस का एग्जामिनेशन करते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि पॉक्सो एक्ट में और ऐसे भी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एस्टैब्लिश्ड है कि क्वांटिटी मैटर्स नॉट क्वालिटी, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। तो जो
पिछली बार भी हमने यही कहा था कि जो नंबर ऑफ विटनेसेस पॉक्सो में जरूरी नहीं है, बस विक्टिम, उसके पेरेंट्स, डॉक्टर, आईओ खुद, मैजिस्ट्रेट। अगर फॉरेंसिक में गया हो तो वो 6-7 विटनेस, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये अपराध जो है ये हमेशा प्राइवेट में होता है और उसका बेस्ट विटनेस विक्टिम होता है। इवन उसके पेरेंट्स भी हियर से विटनेस होते हैं, लेकिन चूंकि वो माइनर है और इसीलिए उसके पेरेंट्स की भी गवाही जरूरी होती है। फर्स्ट हैंड जो है इंफॉर्मेशन चूंकि उनको मिलता है विक्टिम के द्वारा, तो इसलिए उसके पेरेंट्स भी, उसके मामा, चाचा, फूफा, फूफी का एग्जामिनेशन अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम फेल होता है और फिर ट्रायल के दौरान भी हमको सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने की जरूरत पड़ती है, तो उसका कोई पर्पस नहीं। दूसरी बात है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रेफरेबली विदिन 60 डेज इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 90 डेज। अब ये एसपी साहब अभी नए आए हैं, इनको भी हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास लिस्ट है 62 केसेस का, जिसमें मोर देन 3 मंथ से इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। उपस्थित फैमिली कोर्ट जज, साथ में हमारे जिले के डीसी, तमाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज, उपस्थित हमारे पुलिस पदाधिकारी, आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक आभार। आज जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो पोक्सो एक्ट के बारे में बताना, अवेयर करना लोगों की पोक्सो एक्ट का क्या रेलिवेंस है, और खास करके जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं जो कि इस चिल्ड्रन से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं उसके जो आईओ बनते हैं उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बारे में जानकारी देना और उनको अवेयर करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले हम ब्रीफ में आपको डीएलएसए के बारे में बताएं। डीएलएसए बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये नालसा से आपका कॉन्सेप्ट आया है, जिसका कि मेन पर्पज है कि लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना, अवेयर करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़े होंगे फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A जो है, इसमें ये बताता है कि मतलब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें कि सरकार का, ये राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का दायित्व बनता है लोगों को जो है फ्री लीगल एड मुहैया कराना। खास करके वैसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ये अधिक जरूरी होता है कि इस तरीके के कार्यक्रम से, जहाँ पर कि मतलब हम लोग कुछ ऐसे सिविल डिस्प्यूट जिसको कि लोग सेटल कर सकते हैं, जो कि जिसका काफी प्रोसेस लिंगर हो सकता है अगर वो मामला कोर्ट में जाएगा और काफी प्रोसेस से गुजरेगा ट्रायल से, तो वैसे मैटर्स को मतलब डीएलएसए के तहत जो है एमिकेबल सेटलमेंट हम लोग इंश्योर करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना, और वैसे सिविल डिस्प्यूट्स जो कि मिलजुल करके हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, उसको कानून के जो है बाकी और लंबे प्रोसीजर्स जो है मतलब उससे उसको बचाना, ताकि लोगों में कानून के प्रति विश्वास जो है वो जगे। और जहाँ तक आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि पोक्सो से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द जो भी ऑफेंस चिल्ड्रन अगेंस्ट में होते हैं उसके बारे में अवेयर करना, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले भी आईपीसी में जैसे 354, 376 वाले ऑफेंस केस होते रहे, बट जो पोक्सो एक्ट में जो बाकी जो आईपीसी के सेक्शन से जो डिफरेंस वो है कि मतलब ये जेंडर न्यूट्रल है। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में हम लोग मानते हैं कि कोई भी जो ऑफेंस होता है मतलब उसमें विक्टिम जो है वो गर्ल्स होती है, बट यहाँ पर विक्टिम जो है बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी हो सकता है। ये सबसे स्पेसिफिक है इस पोक्सो एक्ट का कि जेंडर न्यूट्रल है। जो सेकंड थिंग है कि चिल्ड्रन फ्रेंडली, इस एक्ट को चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर जो 18 ईयर से कम के बच्चे, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं तो काफी ट्रॉमेटिक होता है। तो इसको चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाए जाने का पर्पज ये है कि मतलब उनको ऐसा माहौल देना कि मतलब दोबारा मतलब वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ना उनको ना फेस करना। तो एक ये चिल्ड्रन फ्रेंडली है, और सबसे भी अलग इम्पोर्टेंस इसका है कि जैसे वर्ड से एग्रावेटेड, जैसे जो कस्टोडियन होते हैं चिल्ड्रन के, अगर उनके द्वारा कोई सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो है वो क्राइम किया गया है, वैसे केस में जो पनिशमेंट है वो काफी जो है सीवियर है। तो
कहने का ये मतलब है खास करके हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे ऐसे केस को में आईओ होते हैं, उनको बहुत अधिक जरूरत है कि मतलब फोक्सो एक्ट के बारे में बारीकी से समझना, ताकि जो है जो वैसे जो चिल्ड्रन जो कि मतलब विक्टिम होते हैं उनको जस्टिस मिल सके कोर्ट से। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से डालता को हम हमारी तरफ से सहृदय आभार। प्रधान न्यायाधीश उच्च न्यायालय पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय आगंतुक में यहाँ सभागार में उपस्थित अतिथिगण, आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो मल्टी स्टेक होल्डर्स है उसमें हम लोग आज जेजे एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जेजे एक्ट का जो अमेंडमेंट रिसेंटली 2015 में किया गया, इसका एक पर्पस था। पर्पस ये था कि 2012 में एक बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही ऑफेंस ऐसा हुआ था तो समूचे समाज को झकझोर दिया था, और वो निर्भया कांड था। और निर्भया कांड में एक जुवेनाइल था। जुवेनाइल में जब होने पर जब उसकी ट्रायल होने लगी तो बहुत पब्लिक आउटक्राई हुआ कि उसको प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिलेगा, जिसके चलते एक सुब्रमण्यम स्वामी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट फाइल किया और उन्होंने कहा कि इसे एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसका ट्रायल किया और 3 साल की सजा की। उसके बाद एक नए एक्ट की, जिसमें 16 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उनके द्वारा जो हीनियस ऑफेंस किया जाता है उसके बारे में प्रावधान करने की चर्चा हो रही है। उस वक्त के तत्कालीन मंत्री जो महिला कल्याण समाज कल्याण की थी, श्रीमती मेनका गांधी ने ड्राफ्ट प्रपोजल्स के लिए कहा और 2014 में इसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल्स बना। 2015 में इसका इनेक्टमेंट हुआ और 2016 के 15 जनवरी से इसका एक्ट आया। इसका जो स्पेशल फीचर इसमें जो लाया गया इस 2015 के एक्ट में, इसमें था कि 3 तरह के अपराध की कैटेगरी को बनाया गया। पहला था हीनियस ऑफेंस, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल तक का था। उसके बाद सीरियस ऑफेंसेस, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट या जो पनिशमेंट था 3 to 7 इयर्स था। उसके बाद पेटी ऑफेंसेस तो 3 साल के नीचे का ऑफेंसेस था। इनका ट्रायल करने का हुआ। उसमें कहा गया चिल्ड्रंस कोर्ट का एक कंसेप्ट लाया गया। ये कहा गया कि अगर हीनियस ऑफेंसेस होता है और जेडीजी बोर्ड अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बाद पाती है कि ये एडल्ट की तरह से ये ऑफेंस किया गया और जिस बालक ने 16 से 18 साल के बालक ने अपराध किया है उसको उसके कंसिक्वेंस के बारे में मालूम था, उसका ट्रायल चिल्ड्रंस कोर्ट में होगा। चिल्ड्रंस कोर्ट का प्रोविजंस दिया गया। कौन सा चिल्ड्रंस कोर्ट बनेगा? वो कोर्ट ऑफ सेशंस की तरह था। इसमें कमीशंस ऑफ जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट था 2005 या पॉक्सो एक्ट की तरह था, डिजिग्नेटेड कोर्ट पॉक्सो एक्ट के तहत तो वो होंगे। अगर ये दो नहीं होंगे तो सेशंस कोर्ट को दिया गया, वो चिल्ड्रंस कोर्ट का काम करेगा। मंच पर उपस्थित डीसी साहब, एसपी साहब, पैकेजर साहब, लेवल साहब, एसडीओ, सभागार में उपस्थित हमारे सारे न्याय पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण एवं प्रशासन के विभिन्न अंगों से आए हुए सभी पदाधिकारी, हमारे डेलीगेट्स, मीडिया, आप सभी को मेरा जोहार। यहाँ पर फरवरी में भी हमने एक कार्यक्रम पॉक्सो के संदर्भ में किया था। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें कि बहुत सारे बारीकियों को बताया गया था हमारे रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा, और एक ढंग से समझिए उसके रिव्यू के लिए ये कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस कार्य एक ढंग से ये कार्यशाला है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स उनके क्या काम हैं, क्योंकि किसी बच्चे के साथ आप सभी लोग जानते हैं पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, वो बच्चे और बच्चियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। उनके बच्चे या बच्चियों के साथ होने वाले किसी भी तरह के शारीरिक मानसिक अब्यूज को कवर करता है और उनको किस तरह से डील करना है
अगर किसी बच्चे के साथ किसी तरह का मिसबिहेव, सेक्सुअल मिसबिहेव या किसी भी तरह का मिसबिहेव अगर कोई करता है, तो बच्चों की मानसिकता किस तरह से बदल जाती है, ये आप लोग अपने कार्य के दौरान निश्चित रूप से अनुभव करते होंगे। और इस कार्यशाला में आप सभी लोगों को, चाहे वो स्कूल स्तर से जो हमारे प्रतिनिधिगण बताए गए हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या थानों में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी घटना घटने पर घटनाएं उनके सामने जाती हैं, तो कैसे उनको डील करना है, कैसे उनको उन बच्चों को किस तरह का माहौल देना है जिससे कि वो अपनी पूरी बात लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी किसी बच्चे की मानसिकता उस समय कितनी एक डरी हुई मानसिकता से उनको धीरे धीरे उबार करके इस लेवल पर ले आना, तो घटना उसके साथ हुई घटना को आपके सामने प्रकट कर सकें, और उस पर हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम उनके प्रति किसी तरह का जो है आभार नहीं कर रहे हैं, हम अपने कार्य को कितने अच्छी तरह से कर सकते हैं, इस सारी चीजों में मानसिक प्रोटेक्शन, शारीरिक प्रोटेक्शन के साथ साथ उन्हें एक मानसिक प्रोटेक्शन भी मिले, और उनको समुचित रूप से उनके रिहेबिलिटेशन में उनकी सहायता भी हो सके। पॉक्सो एक्ट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर इस तरह के किसी घटनाक्रम के पश्चात रेस्क्यू किया जाता है, बच्चे को ले जाकर थाने में, प्रत्येक थाने में चाइल्ड फ्रेंडली माहौल होने की बात कही गई है। और जैसा कि पॉक्सो एक्ट में दिया भी हुआ है, प्रत्येक थाने में एक पॉक्सो एक्ट को डील करने के लिए स्पेशल ऑफिसर डिप्यूट करने की बात कही। फरवरी में भी हमने इस बात को रखा था, और आज पुनः हम एसपी साहब के संज्ञान में ये तथ्य लाना चाहेंगे कि प्रत्येक थाने में पॉक्सो एक्ट को डील करने के लिए स्पेशल ऑफिसर डिप्यूट किया जाना चाहिए, जो कि इस तरह के मामलों को सिंपैथेटिकली और बहुत संवेदनशील तरीके से उसको डील कर सके। बच्चे जब चिकित्सीय जांच के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर सिविल सर्जन महोदय भी उपस्थित हैं, या उनके जो भी स्वयं उपस्थित हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध होगा कि डॉक्टर्स को इस तरह से जरूर वो डायरेक्शन दें कि उनको बच्चों के तरह से ही ट्रीट किया जाए, और डॉक्टर्स जो है उनको उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें, जिससे कि वो और अधिक ट्रॉमा की सिचुएशन में नहीं जाए। कभी होता है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा हार्श अगर बोल देते हैं, तो बच्चा डर के मारे बहुत कुछ नहीं बता पाता है, बहुत कुछ नहीं समझा पाता है। तो ऐसी स्थिति से उसे बचने के लिए डॉक्टर्स को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, तब जाकर के उस बच्चे की सही शारीरिक स्थिति का ज्ञान हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह से पुलिस पदाधिकारी जब भी उसको इंट्रोगेट करें, उस तरह से एक फ्रेंड के रूप में उसको फ्रेंडली माहौल देते हुए फ्रेंड के रूप में उनके साथ डील करेंगे, तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो कर पाएंगे। फिर जब बच्चा कोर्ट में आता है, तो उसको हम वैसे भी वनरेबल विटनेस की श्रेणी में हम रखते हैं, उसको हमेशा उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के जितने भी गवाह आते हैं, वो वनरेबल विटनेस की श्रेणी में रखे जाते हैं, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि उनका और कल्प्रिट्स का आमना सामना डायरेक्ट नहीं हो। उसका कारण बस यही है कि ताकि वो सही तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। इस तरह से हम यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको हम ये कहना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट बहुत संवेदनशील एक्ट है। उसमें चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो, चाहे ट्रायल का इन्वेस्टिगेशन का स्टेज हो या ट्रायल का स्टेज हो, इन्वेस्टिगेशन में चाहे मेडिकल जांच हो, या बाद में उन्हें रिहेबिलिटेशन की बात भी जब आती है, तो इन सभी स्तरों पर उनके साथ बेहद फ्रेंडली व्यवहार किया जाना चाहिए। इसीलिए ये एक स्पेशल एक्ट भी बनाया गया है। नहीं तो आईपीसी में तो पहले से सारी धाराएं थी, क्या जरूरत थी इसको अलग करने की? इसको अलग करने की जरूरत ये बच्चों की मानसिकता को समझते हुए इसको किया गया है, और हमें इस एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें दिए गए जो भी
जो भी प्रक्रिया दी गई है उसको उसी रूट में हमें फॉलो करना है। अभी हमारे रिसोर्स पर्सन आपको इस एक्ट की बारीकियां बताएंगे। हम आपसे ये कहेंगे कि आपको जहाँ कहीं भी दुश्वारी समझ में आती है, बेझिझक बिना किसी झिझक के आप रिसोर्स पर्सन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी क्वेरीज को शांत कर सकें और एक्ट को सही तरीके से समझ सकें। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम